नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा के शीत सत्र का आज है तीसरा दिन। आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस ने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक 3 लाइन व्हिप जारी किया है। और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट विधानसभा की कार्यवाही को लेकर और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई वक्त साफ हो पाया है? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल ललित, मैं इस वक्त अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में ही मौजूद हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो सदन में पहुंच चुके हैं और जो विधायक और मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से जो कार्यसूची आज विधानसभा की तैयार की गई है उसके अनुसार पहले बजट जो कल पेश किया गया था, अनुपूरक बजट, उस पर जो है वो चर्चा होनी है और उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि आज जो कार्यसूची तैयार हुई है उसमें जानबूझकर ही जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का विषय है वो सेकंड हाफ में रखा गया है ताकि उस पर पूरी तरीके से चर्चा ना हो पाए। उन्होंने कहा कि कल जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक थे उनको सदन में पास करा लिया गया। आज जो है वो अनुपूरक बजट पर चर्चा हो जाएगी और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसके बाद बीजेपी के लोग किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करेंगे और सदन का बहिर्गमन कर देंगे, सदन को समाप्त करने की मांग होने लगेगी। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से बच रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां साफ करके गए हैं कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है। जो भी मुद्दे हैं उस एक एक मुद्दे का जवाब दिया जाएगा। यानी अब पहले तो इस सदन में जो है वो अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव हो उसको लेकर चर्चा होगी। एक बात और ललित, जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेताओं का ये कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव भले ही कांग्रेस लेकर आई हो लेकिन कई नेता उनके पास ऐसे हैं जो कांग्रेस के होने के बावजूद भी उनके पक्ष में खड़े नजर आएंगे और इस आरोपों पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सफाई दी और कहा है कि अब जब वोटिंग होगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के साथ होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम इस तरह के झूठे दावे नहीं करते। हम तो एक बात जानते हैं कि जब सदन में वोटिंग होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी के लोगों को यानी विधायकों को हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है क्योंकि लंबे समय बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है। मध्य प्रदेश के राजनीति में वो दिन भी कोई नहीं भूला होगा जब जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ऐन वक्त पर जिस व्यक्ति के पास ये जिम्मेदारी थी उसी ने पाला बदल लिया था। तो बीजेपी जो है इसीलिए आश्वस्त नजर आ रही है कि क्योंकि नंबर्स जो है वो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास नंबर नहीं है। भले ही लेकिन हालांकि शैलेंद्र ये मामला सिर्फ नंबर गेम का नहीं है। अभी जैसे शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे चौधरी राकेश सिंह का, और वो दिलचस्प घटनाक्रम आप सभी ने न्यूज 18 पर देखा था किस तरीके से फिल्मों का ट्विस्ट मात खा जाए इस तरह से विधानसभा में हुआ था। खैर शैलेंद्र, आपने संख्या की बात करी, ये सिर्फ संख्या का मामला नहीं है। इसी बहाने कम से कम कांग्रेस अगर जो वोटिंग की बात आती है, कांग्रेस की संख्या बल से कम वोटिंग होती है तो उसे यह भी पता चल जाएगा कि अभी और सफाई की जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। इस लिहाज से भी अविश्वास प्रस्ताव बहुत जरूरी है। शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल ये अविश्वास प्रस्ताव कई मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जब राष्ट्रपति को लेकर मतदान हुआ था उस दौरान ये देखने में आया था कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसको बीजेपी ने ये कहा था कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि वो लोग भी राष्ट्रभक्त हैं और यही कारण है कि वो बीजेपी के पक्ष में यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट किया था। और आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले चुनाव में चुनाव भी है। भले ही कांग्रेस को पता है कि उनके पास नंबर नहीं है लेकिन बहुत आवश्यक हो जाता है कि सदन में जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता को सदन में आए हैं।
ये जनता के सामने कल जब वो जाएंगे तो ये बता पाएंगे कि हमने आपके मुद्दे सदन में रखे थे, लेकिन सरकार थी, वो यही कारण है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं करना चाहती थी। यानी बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो अपने आप को जनता के प्रति जवाबदार भी यहाँ साबित करना चाहती है कि हम सदन में हर वो मुद्दा लेकर सामने आए हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार है, लेकिन सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं थी। और अगर वोटिंग की बात आती है तो उस समय स्थितियां ये भी स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या वास्तव में जो बीजेपी के दावे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके साथ हैं, या फिर कुछ बीजेपी के लोग जिस तरीके से कमलनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि बहुत सारे नाराज लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो क्या वो सदन में उनके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं। तो ये स्थिति दोनों ही दलों के लिए पर सोचनी हो जाएगी कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। ठीक ठीक। वैसे आत्म परीक्षण तो नहीं, लेकिन कम से कम इस बहाने आत्मा परीक्षण जरूर हो जाएगा दोनों पार्टियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कुछ बयान जो सत्र से जुड़े हुए हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसकी आंखें खुलती हैं, पता चलेगा कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने क्या किया। हम विकास के काम बताएंगे और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कितने तैयार आप लोग प्रस्ताव ले जो आरोप? हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है, हम तो जवाब देंगे, वो सवाल तो करें। और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। सत्ता पक्ष को हमला करने का, विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमों कायदों को मानने वाली पार्टी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री से, आपको क्या अधिकार है विपक्ष जब सरकार में नहीं है तो आरोप तो हम लगाएंगे, आप जवाब दीजिए। अब उनके पास कुछ आरोपों का जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है, इसलिए हमेशा से मैं देख रहा हूँ जब जब सरकार के घोटाले सामने आते हैं, हल्ला गुल्ला करना, बिना बात के अपना जवाब देना। 18 वर्ष से रोते रोते कितने आंसू हैं, कब तक रोते रहोगे आप लोग? हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने जो कार्य सूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है, और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिसपे हंगामा हो और एडजर्न कर दी जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये ध्यान आकर्षण के बाद जब इसको लेंगे उसी समय बस समझ लो कि। और अब जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सट्टा किंग सतीश सनपाल की एक और हवाला रैकेट ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। बड़े पैमाने पर सट्टे की करोड़ों की राशि के हेरफेर के इनपुट मिले हैं। पुलिस ने कार्रवाई भी की है। सतीश सनपाल समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए एसआईटी जो गठित की गई थी उसकी जांच में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 13 शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, बोगस कंपनी कागजों पे जो होती है, 13 शेल कंपनियों से अब तक 1000 करोड़ की राशि का हेरफेर हो चुका है। सट्टा किंग सतीश सनपाल समेत एसआईटी ने 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी बोगस कंपनियों से पैसे दुबई और गोवा पहुंचाने की जानकारी मिली है। एसआईटी बारीकी से जांच कर रही है। हवाला की रकम होने की आशंका के चलते ईडी भी दखल दे सकती है। दुबई में बैठे सतीश सनपाल को कई सालों से पुलिस को इसकी तलाश है। रडार पर यह है। आलीशान लाइफस्टाइल का शौकीन है। वीआई क्लब का मालिक है सतीश सनपाल। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, इस बारे में तो आप जानकारी दें जो एफआईआर दर्ज हुई है। एक और दिलचस्प बात है कि सतीश सनपाल का एक वीडियो है जिसमें फेरारी चलाते हुए वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कौन है, आगे जब जाना हो। सवाल यह भी है कि मामला जब दुबई से जुड़ जाएगा फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेना पड़ेगा। यह इतना भी आसान नहीं। प्रतीक,
शहडोल में संभवतः एक चाय बेचता था और आज दुबई में इतना बड़ा सट्टे का कारोबार चला रहा है। जबलपुर में भी वो लंबे समय तक रहा है और फिलहाल लंबे समय से पुलिस के रडार में भी है। हवाला, सट्टेबाजी, आईपीएल सट्टा, क्रिकेट मैच में सट्टा, लिंक के माध्यम से सट्टा खिलाना, एक पूरा साम्राज्य जो है सतीश सनपाल द्वारा खड़ा किया गया। और हाल ही में जो नई एसआईटी गठित की गई है एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन पे, उसमें खुलासा हुआ कि 13 शेल कंपनियों के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का हेरफेर जो है वो इधर से उधर किया गया है। तमाम बोगस शेल कंपनियां जबलपुर में ही रजिस्टर्ड पाई गई, लेकिन जो एड्रेस दिए गए थे वहां दरअसल वो ऐसी कोई फर्म मौजूद नहीं है। तो बेशक अमूमन हम आईटी रेट्स या हवाला में ऐसी खबरें सुनते थे कि शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों का व्यारा न्यारा किया गया। और एक नया खुलासा सतीश सनपाल को लेकर लगातार वैसे कई खुलासे, एक सीरीज जो है वो बन सकती है, लेकिन हाल ही में 1000 करोड़ के जो हेरफेर की रकम का मामला सामने आया, वो एसआईटी उन तथ्यों की जांच कर रही है। ये भी जांच की जा रही है कि रकम को क्या दुबई तक भेजा गया, जो कि सूत्रों से जानकारी जो मिली है वो बतलाती है कि गोवा के कसीनो से लेकर दुबई तक कहीं ना कहीं रकम की हेरफेर जो है वो की गई है और एक लंबी जांच इसमें हो सकती है। सतीश सनपाल समेत जो उसके 5 गुर्गे हैं उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर यहां पर कर ली है। प्रशिक्षु आईपीएस जो है प्रियंका शुक्ला, उनके नेतृत्व में एसआईटी काम कर रही है और लगातार नए नए खुलासे जो है इस पूरे मामले पर हो रहे हैं। और एक और चौंकाने वाले खुलासा कि 1000 करोड़ का बोगस ट्रांजैक्शन, 13 शेल कंपनियां और कनेक्शन दुबई तक। संभवतः ईडी भी, जो कि अगर हवाला का एंगल आता है तो ईडी और आईटी दोनों ही कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी इसमें इंटरवीन कर सकती हैं और देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले पर होते हैं। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी भी रहेगी। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज बैठक करने वाले हैं। दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर यह समीक्षा होगी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण वो एक चिट्ठी भी लिख चुके हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कि गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करें। ट्रिपल टी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, इस नीति को अपनाने की सलाह दी गई है। नए वेरिएंट की जानकारी को साझा किया जाएगा। जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील, चीन में तो हालात बहुत बुरे हो गए। 24 घंटों से लगातार अंतिम संस्कार हो रहा है। शमशान पे जगह नहीं है। इस तरह की स्थितियां चीन में बन चुकी है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बैठक लेंगे। इससे पहले सभी राज्यों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राजेश भूषण बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सहयोगी फराह खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, इस बैठक के बारे में तो अपडेट दें ही, कब ये बैठक होनी है, क्या कुछ उसमें हो सकता है। तकरीबन 3400 के आसपास केसेस हैं। कल राजेश भूषण पत्र भी लिख चुके हैं। इन सब के बीच कब यह बैठक होगी, क्या कुछ खास? फराह जी देखिए, जैसे चीन की जो हालात हैं इस वक्त और कोरोना फिर से एक बार जैसे पैर पसार रहा है, तो उसको देखते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये थोड़ी देर में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। निर्माण भवन में ये बैठक होनी है और इसमें मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के जो प्रतिनिधि हैं और आईसीएमआर के लोग हैं, राजेश भूषण जी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वीके पॉल, एनके अरोरा, ये सारे लोग जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और सबसे जो है इन सब पर समीक्षा ली जाएगी। क्योंकि देखिए 2020 से अगर बात की जाए तो भारत में मामले कम देखे गए हैं। बीते 3 दिनों में कोई मौत नहीं हुई है और ये देखा जा रहा है कि केसेस जो लगातार हैं वो कम की ओर है। तो दोबारा से वो स्थिति ना हो, जैसे चीन में जो हालात हैं वो ना बने, उसको लेकर ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और इसमें अब जो निर्देश हैं वो साफ तौर पर आ सकते हैं। वहीं अगर हम राजेश भूषण के पत्र की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि T3 जैसे चल रहा था कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट हो, और उसके बाद ये जो वेरिएंट उसका पता लगाने के लिए ये भी कहा गया है कि जो भी पॉजिटिव आएगा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी ताकि वेरिएंट का पता चले। क्योंकि वहां पे जो B.7 वेरिएंट जो सबसे ज्यादा प्रकोप ढा रहा है उसके केसेस जो है वो भारत में भी देखे गए थे। तो जो चीन जैसा जो दृश्य है वो भारत में ना, उसको देखते हुए अभी हाई लेवल मीटिंग होनी है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो मनसुख मांडविया ने राजस्थान में एक चिट्ठी भी लिखी है कि भारत जोड़ो यात्रा को जो है वो रोका जाए। वो इसलिए और उनसे निवेदन किया है कि अगर वो सख्ती से पालन नहीं कर पाते हैं तो उसको देश हित में जो है रोक दे। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट है
और निर्देश जो हैं वो जारी होने लगे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से लेटर में साफ लिखा था कि अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो सराहना भी की कि जिस तरीके से केसेस बार बार कम हो रहे हैं और सख्ती से जो निर्देशों का पालन हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोविड को भूल गए हैं। तो जो स्थिति वहां बनी हुई है और जो दुनिया में जिस तरीके से ये वेरिएंट म्यूट कर रहा है वो यहां तक ना आए, वो स्थिति ना बने, उसी को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग में किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या गाइडलाइंस आती हैं, क्या कहा जाता है और किस तरीके से उनको फॉलो किया जाएगा। तो जिस तरीके से लेटर्स का दौर जो है वो जारी है और पूरी तरीके से मीटिंग हो रही है, सबको बुलाया गया है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ अहम जो निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फराह, ये भी देखना दिलचस्प होगा, जो अच्छी बात फराह ने याद दिलाई है कि इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कितना भारत जोड़ पाती है, कहने का मतलब कितना चल पाती है भीड़ के लिहाज से, ये कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फराह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी फराह, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। दिल्ली में यह बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। इधर अशोकनगर से बड़ी खबर, जैन समाज के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पक्ष में संवेद शिखर जी, इसे पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र की सूची में लाने का विरोध हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जैन समाज के लोग अशोकनगर में भी एकजुट हुए हैं, सैकड़ों लोगों ने समर्थन मांगा है। झारखंड में स्थित है ये श्री संवेद शिखर जी, पारसनाथ माउंटेन, पवित्र जगह है जैन समाज के लिए। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ में ये शामिल है, तो इसे टूरिज्म में न तब्दील किया जाए, ये जैन समाज चाहता है। और हरदा में भी जैन तीर्थ संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध हो रहा है। जैन समाज ने विरोध जताया है। जैन समाज के आह्वान पर हरदा में आधे दिन का बंद है, सुबह से दुकानें नहीं खुली हैं, दुकानें बंद रही हैं। इसी तरह भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ है, संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया जा रहा है। गंगा में डुबकी लगाने से जिस तरह सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह जैन समाज के लिए भी ये तीर्थ है, इसकी वंदना करने से सभी पाप का नाश होता है। 27 किलोमीटर के दायरे में फैले मंदिर है यहां पर, और वहां पर ये जैन धर्म के अनुयायी जाते हैं। इधर नरसिंहपुर में भी यही प्रदर्शन हुए। तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल की सूची में लाने का विरोध यहां पर भी हो रहा है। सकल जैन समाज ने भी आह्वान किया, सुबह से बाजार बंद है। तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए व्यापारी संगठन, कई संगठन और संस्थाएं आगे आई हैं। दरअसल सड़कों पर जैन धर्म के अनुयायी निकल गए हैं, कई संगठन इनके साथ हैं। अगर इसे आप समझिए कि किसी तीर्थ को अगर टूरिज्म में तब्दील कर दिया जाए तो क्या होगा। टूरिज्म मतलब हर तरह के लोग वहां पहुंचेंगे। जैन धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। टूरिस्ट पहुंचेंगे तो हर चीज की डिमांड करेंगे, मांस की डिमांड करेंगे, मदिरा की डिमांड करेंगे। और हर मम्मी पापा के लिए जरूरी खबर, दमोह में खेलते वक्त एक बच्चा कुएं में गिर गया। हालांकि साथी बच्चे ने सूझबूझ दिखाई और चिल्लाया कि पाइप के सहारे इस बच्चे को पकड़े रखा गया। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। दमोह के सिटी कोतवाली क्षेत्र का ही मामला है। आंगन में जिस तरीके से कुआं होता है, उसे एक चौकोर चबूतरे से ढककर छोटा सा ढक्कन उसमें खोला जाता है। एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब बच्चा गिरता है, दूसरी तरफ वो तस्वीर जब बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। हर माता पिता को सावधान करने वाली यह खबर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।